दोस्तों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास रेहन पर रघु, जिसे लिखा है काशीनाथ सिंह ने। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के तीसरे खंड के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। शीला सोनल के आग्रह पर तब तक रुकी रही जब तक खाना बनाने वाली नौकरानी की व्यवस्था नहीं हो गई। जिस दिन शीला गई उसी दिन सोनल ने गेट और घर की तालियों के डुप्लीकेट बनवाए और उन्हें रघुनाथ को दे दिया। दोपहर को 1 डेढ़ घंटा छोड़कर जब नौकरानी खाना पकाने आए, रघुनाथ पूरी तरह आजाद थे। वे जब चाहें तब जहां चाहें वहां जा सकते थे, घूम सकते थे, मिल मिला सकते थे। कोई पूछने ताछने वाला नहीं। ऐसे भी रघुनाथ घर में रहते हुए एक तरह घर से बाहर ही थे। पिछवाड़े बाउंड्री वाल से लगी हुई एक ईंट की 2 दीवारें थीं, जिन पर असबस्टर पड़ा था। सोचा गया था कि अगर नौकर चाकर या ड्राइवर हुआ तो उसी में रहेगा। रघुनाथ की व्यवस्था शीला के साथ उसी के कमरे में थी, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं आया। घंटे 2 घंटे के लिए तो ठीक, इससे ज़्यादा कभी वे बीवी के साथ सोए ही नहीं। आने के दिन ही उन्हें यह जगह जच गई। इसी के बगल में नल भी था और शौचालय भी। और क्या चाहिए, नाश्ता खाना घर में, बाकी सब बाहर। शीला के साथ रघुनाथ के रिश्ते दाम्पत्य के ही रहे, प्यार के नहीं हो सके। यह भी कह सकते हैं कि वे शीला के साथ सो तो लेते थे, प्यार नहीं करते थे, और मानते थे कि इसकी जिम्मेदार खुद शीला है। वह ऐसी औरत थी जिसे प्रतिदिन प्यार का प्रमाण चाहिए। यह नहीं कि एक बार या 2 बार या 3 बार आपने उसे आश्वस्त कर दिया कि आप किसी और को नहीं, उसी को प्यार करते हैं तो वह मान जाए। वह अगले दिन फिर परीक्षा लेना चाहेगी कि वह कहीं आकस्मिक तो नहीं था। यही नहीं, वह अपने प्यार को केवल शिकायतों में ही व्यक्त कर सकती थी। इसके सिवा उसके पास और कोई दूसरी भाषा नहीं थी। शीला ने कभी उनकी रुचि या पसंद के हिसाब से अपने को बदलने की भी कोशिश नहीं की। मसलन वे चाहते थे कि घर में कोई अच्छी बात हो तो शीला खुश हो, उल्लासित हो, उसमें उत्साह और जोश नजर आए, हंसे गाए, कुछ भी करे। लेकिन उसका चेहरा ऐसा पथरीला था कि उस पर कोई कोमल भाव नहीं आ पाता था। यहाँ तक कि रघुनाथ जब खुशी के मारे उछलने कूदने और बेचैन होने लगते थे तो वह उनका उपहास करती सी निर्विकार खड़ी रहती थी। खुशी उसके चेहरे पर उभरती भी थी तो अनचाहे धब्बे की तरह, फिर गायब हो जाती थी। इसके सिवाय उसमें खूबियां ही खूबियां थीं। वह अपने पति और पुत्रों के पद और प्रतिष्ठा से हमेशा खुद को अलग रखती थी। दूसरों के पास ऐसा बहुत कुछ होता था जो उसके पास नहीं था, लेकिन उन्हें देखकर उसमें कभी ईर्ष्या नहीं होती थी। समभाव उसका स्वभाव था। वह तभी विचलित होता था जब वह किसी गरीब गुरबा को जरूरतमंद और कातर देखती थी। वह सब कुछ सह सकती थी मगर किसी की धौंस नहीं। शीला के जाने के बाद रघुनाथ ने राहत की सांस ली थी। वह उनसे बहू के बारे में कुछ नहीं बोलती थी। इसके बावजूद वे तनाव में रहते थे। इस तनाव से अब वे मुक्त हो गए थे। शुरू शुरू में रघुनाथ को अशोक विहार पसंद नहीं आया। उन्होंने इतनी उजाड़ और उदास बस्ती देखी नहीं थी। देखना तो दूर, सोचा भी नहीं था। उनसे किसी ने बताया था कि यह पूरा इलाका कभी शमशान हुआ करता था। हो सकता है यही वजह हो कि उन्हें हर गली और हर मकान की हर खिड़की से आती हुई हवा में मृत्यु गंध घुली हुई लगती थी। यानी इधर से गुजरिए तो उधर से गुजरिए तो नाक दबाकर या उस पर रुमाल रख कर आंखें बंद करके देखिए तो पूरी बस्ती उस बंदरगाह की तरह थी जहां सभी यात्री महाप्रयाण पर निकलने या उस पार जाने की तैयारी में लगे हुए हों। ऐसी सुबह रोज आती थी और इन्हीं आंखों से रघुनाथ देखा करते। उस सुबह ध्यान गया पार की ओर, आते एक बूढ़े की ओर। लकवे का मारा हुआ, मुंह टेढ़ा, गर्दन बेकाबू, बायां बाजू झूलता हुआ असहाय, घिसटता हुआ बेबस पांव। दूसरी गली से निकलता एक दूसरा बूढ़ा, जिसकी एक आंख खुली, दूसरी पर हरी पट्टी। उसके पीछे एक और बूढ़ा जिसके गले में कॉलर यानी स्पेंडलाइसिस का पट्टा। तीसरी गली से भी एक बूढ़ा आ रहा है, पार्क के गेट की तरफ धीरे धीरे। उसके एक हाथ में बोतल है और ट्यूब लुंगी के अंदर।
सूर्य जैसे जैसे ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे हर कोने से खरामा खरामा आने वाले ऐसे ही बूढ़ों की तादाद बढ़ती जाती है। रघुनाथ को लगा ये बूढ़े नहीं हैं, यह जिंदगी की भूख है, जीवन की प्यास है, स्वयं जीवन है जो बूंद बूंद करके एक गड्ढे में जमा हो रहा है। वैसे ही जैसे किसी पहाड़ी की कई कई दरारों से पानी की एक लकीर चलती है और किसी सोते से मिलकर कभी न सूखने वाला, मीलों तक फुहियां उड़ाने वाला, शोर मचाने वाला धुआंधार फाल बन जाती है। जीवन का यह झरना हर सुबह रघुनाथ को अपनी ओर खींचता है। रघु आओ, सुनो, भीगो। लेकिन रघुनाथ फुहियों में भीगने से बराबर बचते हैं। क्यों बचते हैं रघुनाथ, इसे वे नहीं समझ पाते। जब सभी बूढ़े अपनी मृत्यु के विरोध में बड़े मन और जतन से बाबा रामदेव छेड़े रहते हैं, रघुनाथ सिर झुकाए चुपचाप पार्क के बाहर बाहर से निकल जाते हैं। उनकी पसंदीदा जगह यह नहीं, नहर थी। अशोक विहार से 1.5 किलोमीटर दूर नहर के पार उससे सटी हुई बगिया थी और बगिया के आगे संजय विहार कॉलोनी। यह भी कोई गांव रहा होगा जिसकी यह बगिया थी, आंवला, बेल और अमरूद के पेड़ों से भरी और घनी। रघुनाथ नहर के पुल पर तब तक बैठते थे जब तक धूप सहने लायक रहती, उसके बाद बगिया में। इसी पुल पर उनकी मुलाकात हुई थी L.N. बापट से। बापट बनारस के महाराष्ट्रियन थे, यहीं पढ़े लिखे, यहीं से नौकरी शुरू की और जौनपुर से डिप्टी जेलर होकर रिटायर हुए थे। काफी मस्त आदमी थे, पुराने फिल्मी गानों के शौकीन। उनके दो ही शौक थे, पीना और गाना। गाते तभी थे जब पीने बैठते थे। उनके कोई संतान न थी, न बेटा न बेटी। बीबी थी जिसे बुढ़िया बोलते थे। उन्होंने संजय नगर में एक छोटा सा फ्लैट लिया था जिसमें कभी कभी जबरदस्ती रघुनाथ को ले जाया करते थे, और जब भी ले जाते थे किताबखोर और जांगरचोर मास्टरों को गरियाते हुए जरा सा चखा दिया करते थे। सूर्य उनका शत्रु था। वे नियम से 5 बजे शाम को ही पुलिया पर आ जाते थे और उसे गालियां देना शुरू कर देते थे। रघुनाथ, जरा देखो साले को, जानबूझकर देर कर रहा है भोसड़ी के डूबने में। वे शाम होते ही बेचैन होने लगते थे और घर की ओर ऐसे भागते थे जैसे पुलिस की गिरफ्त छूटते ही चोर। हफ्ते भर से ऊपर हो गया था जब बापट रघुनाथ से नहीं मिले, न पुल पर न बगिया में। वे रोज जाते थे और लौट आते थे। वे उस दिन जल्दी लौट आए क्योंकि उमस ज्यादा थी और पानी बरसने के आसार थे। कॉलोनी के ही मुहाने पर मकान था मन्ना सरदार का, बगैर पलस्तर के ईंटों का, खुला हुआ बड़ा सा हाता जिसमें एक और लंबी सी खटाल, बधी हुई 4 भैंसें, 3 गायें। यही सुबह शाम दूध के बर्तनों की लाइन लगाते थे बूढ़े। यह कारोबार मन्ना सरदार का पोता या नाती देखता है, उनसे कोई वास्ता नहीं। कहते हैं यह कॉलोनी उन्हीं की जमीन पर बसी है। 75-80 साल के मन्ना सरदार, अपने जमाने के पहलवान, काले मोटे गठे हुए, पेट थोड़ा निकला हुआ, आज भी लाल लंगोट और छीट के गमछे में ही नंगे बदन रहते हैं और नियम से पश्चिम मुंह करके 50 दंड और 50 बैठक पेलते हैं। उन्हें बस एक ही शौक है और एक ही रोग। शौक अपने हाथों भांग घोटना, गोला जमाना, ऊपर से एक पुरवा मलाई और रबड़ी खाना, और रोग गठिया। उनसे डॉक्टर ने कहा था कि अगर चाहते हो गठिया ठीक हो तो भांग छोड़ दो। उन्होंने जवाब दिया था, ए डॉक्टर साहब, आप कहोगे तो दुनिया छोड़ देंगे, बाकी भांग नहीं। वे जवानी तक शहर में पक्का महाल या पियरी में कहीं रहे थे और जो कोई पकड़ में आ जाता था उसे उन दिनों के किस्से सुनाया करते थे। रघुनाथ उनकी पकड़ में आ गए उस दिन। वे जैसे ही मुड़े वैसे ही सरदार ने पूछा, जयराम जी की मास्टर साहब, किधर के रहने वाले हैं आप? क्या बताया था उस दिन आपने? धानापुर साइड के। अरे, आपने बताया क्यों नहीं? उसी साइड के तो गुरु भी थे। गुरु कौन? छक्कन गुरु। आप कैसे नहीं जानते उन्हें? यह तो आश्चर्य की बात है। आइए बैठिए तो सही, पानी नहीं बरसेगा, चिंता मत कीजिए। देखिए पुरवैया शुरू हो गई है। पीताम्बर और खड़ाऊ, बस यही धज था गुरु का, चाहे जहां रहे। क्या लंबाई और क्या छहरा बदन।
कबूतर पाला था उन्होंने, बस एक कबूतर, वह भी सुनहरे रंग का। उसे अपने हाथों किशमिश बादाम चुहाड़ा खिलाते थे। एक बार वह गायब हुआ हफ्ते भर के लिए। गुरु चिंतित, कम बखत बिना बताए कहाँ गया। 8वें दिन लौटा तो चोंच एकदम लाल, हाँफ रहा था। गुरु बोले, बे मन्ना, सूर्य देवता को चोंच मार के आया है। जीभ और चोंच जल रही थी उसकी, देखता नहीं, पहले पानी पिला। तो ऐसा था गुरु। एक बार शाम को भांग घोटी, उस पार गए, साफा पानी दिया, चंदन के तिलक पर रोली लगाई, कलाई में गजरा लपेटा और डाल की मड़ई में घुसे। यहाँ दाल की मड़ई मतलब दाल मंडी। मुन्नी बाई अपने बारजे से देख रही थी कि गुरु आ रहे हैं। जैसे ही गुरु उसके कोठे के पास पहुंचे कि वह अपने को संभाल नहीं सकी और टप से चू गई। वाह रे गुरु! गुरु ने उसे अपने मुसुक पर रोक लिया। देखिए, यूं इसी पर रोक लिया था और वह मुसुक पर खड़ी हो गई। गुरु बोले, मुन्नी, आज इसी पर मुजरा होगा, लेकिन इस गली में नहीं, चौक में। अकेले मैं नहीं देखूंगा, सारा नगर देखेगा। और गुरु से मुसुक पर खड़ी किए सचमुच ले आए चौक में। और फिर जो मुजरा हुआ उसे न पूछिए तो अच्छा। और आपको पता ही नहीं कि गुरु कौन है। जब वे उठे तो आसमान साफ हो चला था और जहां तहां छिटके तारे दिखाई पड़ रहे थे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के तीसरे खंड के 5वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए रेहन पर रघु उपन्यास के तीसरे खंड के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रघुनाथ जब भी शाम को घूमते टहलते या मिलने जुलने बाहर जाते थे, कोशिश करते थे कि 9 बजे तक लौट आए। रात का खाना वे हमेशा सोनल के साथ खाते थे। यह सोनल की जिद थी। दोपहर को ऐसा तभी संभव हो पाता था जब उसकी छुट्टी हो, वरना नौकरानी खाना पकाकर चली जाती थी और वह खुद ही निकाल कर खा लेते थे। नाश्ता इनका अलग था, सोनल का अलग। इन्हें अखुआए चने और दूध से मतलब था, बस। शीला की गलतियों से इन्होंने बहुत कुछ सीखा था। ये अपने हिसाब से उसे नहीं चलाते थे, उसके हिसाब से खुद चल रहे थे। इन्हें ससुर के बजाय बाप बनकर चलना ज्यादा सुविधाजनक लगा था। अव्वल तो तनाव का कोई मसला पैदा ही न होने दो, और पैदा भी हो गया तो गम खा जाओ या टाल जाओ। 2 जून खाने और सोने से मतलब, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। राशन गांव का, सब्जी पेंशन की, और पेंशन इतनी मिल ही जाती थी कि अपनी ही नहीं, दूसरों की भी छोटी मोटी जरूरत पूरी हो जाए। बेटे बहू के साथ जीने का यही सलीका होना चाहिए कि न आप उसके मामले में दखल दें, न वे आपके मामले में। सहजीवन के लिए यह समझदारी जरूरी है। इसी समझदारी ने ससुर और बहू को एक दूसरे का दोस्त बना दिया था। हो सकता है इसके पीछे कहीं न कहीं उनका अपना अकेलापन भी हो और ऊब भी। ऐसे सोनल ने अपने व्यवहार से उनके भीतर की आशंका खत्म कर दी थी कि अपने पति के सिवाय उसकी किसी में रुचि नहीं है। वह अक्सर बातें करती थी शीला से, सरला से। रघुनाथ को भी बीच बीच में बात करने के लिए याद दिलाती रहती थी। बनारस से मिर्जापुर की दूरी ही कितनी है, जब चाहे जाओ, जब चाहे आओ, चाहो तो कई चक्कर लगाओ एक ही दिन में। जब सोनल के आग्रह पर पहली बार सरला आई थी अशोक विहार, तो वह सोनल के लिए दीदी के साथ ही ननद भी थी। विदा करते समय उसे सोने की चेन और अंगूठी के साथ 2 साड़ियां उसके लिए और 2 मम्मी के लिए दी थी उसने। उसके बाद भी सरला कई बार आई और हर बार सोनल जो कर सकती थी करती रही। यानी घर की जो चीज सरला को पसंद आ जाए वह सरला की। यह कभी नहीं सोचा कि सरला बड़ी है, देने का फर्ज उसका है। शीला को भी अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने बहू को समझने में भूल की। यही नहीं, सोनल ने अपनी तरफ से बाप और बेटे, रघुनाथ और धनंजय के बीच की दूरियां भी कम करने की कोशिश की। यह अलग बात है कि वे दूरियां घटने के बजाय और बढ़ गईं, लेकिन इसमें उसका दोष कहाँ था। उसने धनंजय को फोन करके कहा कि भैया, तुम तो हद कर रहे हो। अमेरिका से पैसे मंगाना होता था तो क्या क्या नहीं बोलते थे, कितनी बातें करते थे कि यह जरूरत है, वह जरूरत है, और यहाँ इतने दिनों से हम आए हैं और एक बार भी देखने नहीं आए कि भाभी कैसी हैं।
पापा को भी ठीक ठाक पता नहीं कि तुमने एमबीए किया है कि नहीं, और कर लिया तो अब क्या कर रहे हो। तुम्हारी शादी के लिए आ रहे हैं लोग, पापा मम्मी परेशान हैं। क्या चाहते हो, बताते तो सही, एक दो दिन के लिए ही सही, आ तो जाओ। इसी फोन का नतीजा था कि वह आया, मगर ठहरा घर में नहीं, डायमंड होटल में। इसलिए कि अकेला नहीं था, साथ में एक महिला थी अपनी बच्ची के साथ। सोनल ने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। जब रघुनाथ को यह खबर मिली तो वे उठे और चुपके से पहाड़पुर चले गए। धनंजय को थोड़ी देर हो गई थी। वह टैक्सी से आया था। साथ में आने वाली महिला महिला नहीं, लड़की थी, के विजया। सोनल की ही उम्र की या उससे थोड़ी बड़ी। नाक में हीरे की चमकती हुई कील, कानों में झूलती हुई रिंग, जूड़े में बेले के फूल, एकदम दक्षिण भारतीय, लेकिन गोरी और सुंदर। बातों में पता चला कि वह दिल्ली में किसी कारपोरेट कंपनी में नौकरी करती है। उसी कंपनी में उसका पति भी काम करता था पहले, उससे अच्छे पद और वेतन पर। वह अविवाहित था। उन्होंने शादी की और नोएडा में डुप्लेक्स फ्लैट लिया। बच्ची पैदा होने के कुछ दिनों बाद ही एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। घर, गाड़ी, नौकरी, बच्ची, सब कुछ, लेकिन वह बेसहारा। भावनात्मक रूप से वह टूट चुकी थी। ऐसे ही में धनंजय से मुलाकात हुई थी। बच्ची का नाम रत्ना डी था। वह धनंजय को पापा बोल रही थी। सोनल सुनते हुए असमंजस में पड़ी रही कुछ देर, फिर इतना कहा, तुम लोगों को सीधे घर आना चाहिए था। धनंजय ने सफाई दी कि विजय के पास समय नहीं था। उसे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करना है, गंगा नहाना है, घाट देखना है, सारनाथ जाना है, समय कहाँ है। जिस समय अमेरिका के दिनों के एल्बम देखने दिखाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय डिनर की तैयारी के बहाने सोनल किचन में आई और हेल्प करने के लिए धनंजय को बुलाया। राजू, इतनी बड़ी बात न तुमने पापा को बताई, न मम्मी को, न हमें। यह क्या देख रही हो, कौन सी बात। अरे यही कि तुमने शादी कर ली और किसी को खबर नहीं दी। किसने कहा कि शादी कर ली। सोनल ने आश्चर्य से धनंजय को देखा। तुम दोनों एक ही छत के नीचे रह रहे हो जाने कब से, और बच्ची पापा बोल रही है तुमको, और शादी भी नहीं की। मामला क्या है। धनंजय मुस्कुराया। भाभी, मामला कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि उसे मेरी जरूरत है और मुझे उसकी, जब तक जॉब नहीं मिल जाती। क्या, उसे इस बात का आभास है कि तुम उसके साथ तभी तक हो जब तक जॉब नहीं मिल रही है। यह मैं नहीं जानता। तुम उसके साथ रह रहे हो, उसका खा रहे हो, पी रहे हो, पहन रहे हो, उसकी गाड़ी और पेट्रोल पर घूम रहे हो। उसकी बच्ची तुम्हें पापा मानती है, तुम्हारे भरोसे घर और बच्ची छोड़कर नौकरी कर रही है। तुम उसके रिश्तेदार और नौकर भी नहीं हो, फिर कौन सा नाता तुम्हारे उसके बीच। झुल्लाकर धनंजय ने कहा, भाभी छोड़िए यह सब, चलिए खाया जाए। अरे ऐसे कैसे छोड़िए, तुम उसे धोखा दे रहे हो और बेवकूफ बना रहे हो, या फिर हमसे झूठ बोल रहे हो या छिपा रहे हो। दिल्ली की लड़कियों को नहीं जानती आप। हो सकता है बच्ची कल से स्कूल जाने लगे तो कान पकड़कर बाहर कर दे। एकदम कर देना चाहिए तुम्हारी चाल को देखते हुए। सोनल ने उसकी टोह लेते हुए पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी नज़र कहीं उसके धन दौलत और सुख सुविधा पर तो नहीं है। अच्छा रहने दीजिए, अब आप हद कर रही हैं। मैं इसलिए कह रही हूं कि अगर हो तभी तुम्हें कर लेनी चाहिए। सुंदर है, समझदार है, जॉब में है। तुम्हें जॉब मिले न मिले कोई भी हर्ज नहीं, मैं साथ हूं तुम्हारे, समझा। चलो अब। सोनल ने विजया को आवाज दी। सभी किचन से दोंगे, प्लेटें और तस्तरियां डाइनिंग रूम में ले गए, एक एक करके। सोनल ने रत्ना डी को गोद में बिठाया, खाया खिलाया और 10:30-11 बजे विदा किया। विदा होने से पहले धनंजय भाभी को अलग ले गया। भाभी, क्या यह सच है कि भैया ने वहां कोई शादी की है। सोनल उसका मुंह देखने लगी। आरती नाम की कोई लड़की है क्या वहां। सोनल बगैर उन्हें विदा किए घर में भाग आई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के तीसरे खंड के 6वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के तीसरे खंड के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रघुनाथ गांव से लौटे, लेकिन खुदगर्ज और कृतघ्न बेटे के जाने के बाद। यह उनकी राय थी अपने छोटे बेटे धनंजय के बारे में।
उसे पता था कि इसी नगर के अशोक विहार में उसकी भाभी के साथ बाप भी रहता है, लेकिन ठहरा होटल में। माना कि साथ औरत थी, काशी दर्शन के लिए आई होगी कि यह लड़के का गृह नगर है, आसानी होगी। करना यह था कि उसे होटल में ठहरा के तुम अपने घर आ जाते, यही रुकते, लेकिन नहीं। रघुनाथ नाराज हुए, उन्हें दुख भी हुआ। ये बातें वे बहू से नहीं कह सकते थे। दूसरी बात थी बाप का ईगो। देखना चाहते थे कि जो बेटा दिल्ली से बनारस आ सकता है, वह बाप से भेंट करने के लिए बनारस से 1.5-2 घंटे दूर पहाड़पुर आ सकता है या नहीं। शिकायतें तो उन्हें अपने बड़े बेटे संजय से भी थीं, लेकिन परदेश की दूरी और उसके अकेले पड़ जाने की कल्पना ने उनकी कठोरता को कम कर रखा था। वह ऐसे देश में था जहां माँ नहीं, पिता नहीं, पत्नी नहीं। उसकी क्या हालत होती होगी ऐसे में, जब इनके लिए हूक उठती होगी। वे भूले नहीं थे कि अपने मन से विवाह करने के बावजूद उसने पिता की जरूरतों को याद रखा था। यही नहीं, वह जो D1 अशोक विहार में इतने दिनों से चैन की बंसी बजा रहे हैं और खटिया तोड़ रहे हैं, उसी के चलते उसे उनकी एक और एकमात्र इच्छा की भी जानकारी है। एक तरह से पिता की अंतिम इच्छा कि वे आखिरी सांस पहाड़पुर में बने नए घर में छोड़ें। उन्होंने गांव के पीसीओ से शुरू में 2-4 बार फोन करके याद भी दिलाया कि कुछ भेजो, जितना बन पड़े उतना ही सही, कम से कम ढांचा तो अपने रहते खड़ा कर दें। उसने भी आरंभ में उत्साह दिखाया था, लेकिन आखिरी बार झल्ला कर कहा कि रुपए क्यों बर्बाद करने पर तुले हैं, उसके सदुपयोग के बारे में सोचिए। उसके बाद से ही रघुनाथ रूठ गए। न इन्होंने फिर फोन किया, न उसने बात की। सोनल जरूर बातें करती है, कंप्यूटर के आगे बैठकर, कान में ईयरफोन लगाकर, महीने में कभी 1 बार, कभी 2 बार। रघुनाथ से भी कहती थी कि पापा आ जाएं, आप भी बतिया लें। लेकिन जब संजय ही नहीं कहता तो सोनल के कहने और चाहने से क्या। इस तरह उनका रूठा रहना जारी है। वहीं बाप का ईगो इतना जरूर है कि जब कभी संजय का फोन आता है, जो कम ही आता है, वे बुलाए जाने का इंतजार करते हैं, जिसकी नौबत कभी नहीं आई। संजय एक बार बोल गया था झटके में, तब उसका भाई भी उसके साथ था। वह रांची में पढ़ रहा था उन दिनों। रघुनाथ मास्टर आदमी किसी प्रसंग में कृतज्ञता का मतलब समझा रहे थे उन्हें कि कोई तुम्हारे लिए जरा भी कुछ करता है तो उसे भूलो मत, याद रखो, और अवसर मिले तो उसके लिए जो कुछ कर सकते हो करो। इसी जन्म में उत्तीर्ण हो जाओ, इससे बड़ा सुख दूसरा नहीं। जब रघुनाथ चुप हो गए तो संजय बोला था, पापा इसका तो मतलब हुआ कि तुम जहां हो वहीं खड़े रह जाओ। बार बार पलट कर देखोगे तो आगे कब बढ़ोगे। आप कृतज्ञ होने के लिए कह रहे हैं कि पैरों में बेड़ी पहनने के लिए। यह बात आई गई हो गई, लेकिन रघुनाथ के दिमाग से गई नहीं। रघुनाथ भी चाहते थे कि बेटे आगे बढ़ें। वे खेत और मकान नहीं हैं कि अपनी जगह ही न छोड़ें, लेकिन यह भी चाहते थे कि ऐसा भी मौका आए जब सब एक साथ हों, एक जगह हों, आपस में हंसे गाएं, लड़ें झगड़ें, हा हा हू हू करें, घर का सन्नाटा टूटे। मगर कई साल हो रहे हैं, कोई कहीं है, कोई कहीं, और बेटे आगे बढ़ते हुए इतने आगे चले गए हैं कि वहां से पीछे देखें भी तो न बाप नजर आएगा न माँ। कभी कभी उन्हें लगता है कि वे बापट की तरह बेऔलाद होते तो कहीं ज्यादा अच्छा होता। वे भी उनकी तरह दारू छान कर गाते हुए मस्त रहते। गांव से लौटने के बाद उन्होंने बहू से धनंजय के बारे में कुछ नहीं पूछा। बहू खुद ही उदास और बीमार लग रही थी। यह सोचकर कि औरतों को बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके बारे में न पूछना ही ठीक, चुप लगा गए। उनके बीच बातें होती थीं रात को खाने की मेज पर। रघुनाथ गांव की स्मृतियों में जीते रहते थे। वे वहीं की बातें करते थे, बहु विश्वविद्यालय की, अपने विभाग की, लड़के लड़कियों की, प्रशासन की। उसको अनमनस्क देखकर रघुनाथ ने ही शुरू किया, समझो ऐसे वक्त पर गया था जब गहमा गहमी थी चुनाव की। पहाड़पुर की ग्राम सभा है आरक्षित कोटे की। लड़के हैं दलित, जबकि निर्णायक होते हैं ठाकुर वोट, जिनकी संख्या है 60। ये 60 वोट जिसे चाहें उसे सभापति या प्रधान बना दे। खड़े हैं सोमारू राम और मंगरू राम।
मैं जिस दिन पहुंचा उसी दिन शाम को ठाकुरों की बटोर थी बब्बन का के यहाँ। तय हुआ कि यही मौका है जब वे पकड़ में आए हैं, और यही मौका है बदला लेने का। जितना ऐठना हो ऐठ लो, वरना फिर हाथ नहीं आने वाले। विचार हुआ कि दुनिया और देश 21वीं सदी में चला गया है, और पहाड़पुर में मंदिर ही नहीं, जल चढ़ाने के लिए बस महादेव की पिंडी है। मंदिर बनवाने के लिए मतदान से पहले ही उनसे पैसे ले लिए जाएं। कहा जाए कि जो 1 लाख देगा वोट उसी को दिए जाएंगे। अगर इसके लिए दोनों तैयार हों तब। किसी ने बीच में टोका। इस पर दो मत सामने आए। एक ग्रुप का कहना था कि ऐसी हालत में बोली बढ़ाते जाइए, 1 का 1.5, 1.5 का 2, ऐसे जो अधिकतम दे वोट उसे दिए जाए। दूसरे ग्रुप का कहना था कि नहीं, यह मोल भाव है, नीलामी जैसी चीज है, अपनी जबान से पलटना है, हमारी प्रतिष्ठा और मर्यादा के अनुकूल नहीं है। दोनों से ही 1-1 लाख ले लिया जाए और वोट आधे आधे बांट दें, 30 एक को, 30 दूसरे को। बताया दोनों को न जाए, वे मान कर चलें कि 60 हमी को जा रहे हैं। नई पीढ़ी इन दोनों से असहमत थी। उसका कहना था कि आप लोग अपने मंदिर और महादेव को लेकर चाटिए, हमें हमारी दारू और मुर्गा चाहिए। रघुनाथ को यह सब सुनाते हुए मजा आ रहा था, लेकिन वे देख रहे थे कि सोनल न तो सुन रही है न रस ले रही है। उसका मन कहीं और है। खाना खा चुकने के बाद जब वे हाथ धोकर आए तो देखा कि सोनल अपने बिस्तर पर औधे मुंह पड़ी है और सुबक रही है। रघुनाथ उसके कमरे में खड़े होकर कुछ देर समझने की कोशिश करते रहे। बेटा सोनल, बेटा बोलो तो सही, क्या बात है? रघुनाथ ने खुद को संभालते हुए पूछा। संजय ने दूसरी शादी कर ली पापा, सोनल ने हिचकियों के बीच कहा। मैंने कल फोन पर बात की, तब बोला, कम से कम मुझसे पूछ तो लिया होता। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के तीसरे खंड के 7वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर। दोस्तों, अब सुनिए उपन्यास रेहन पर रघु के तीसरे खंड के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। भ्रम और भरोसा, यही हैं जिंदगी के सोत। इन्हीं सोतों से फूटती है जिंदगी और फिर बह निकलती है कल कल, छल छल। कभी कभी लगता है कि ये दो अलग अलग सोते नहीं हैं, सोता एक ही है। उसे भ्रम कहिए या भरोसा, यह न हो तो जीना भी न हो। यही सोता रघुनाथ का जीवन था। जब अमेरिका से लौटने के बाद सोनल ने उनसे कहा कि पापा, मुझे लग रहा है संजय वहीं बस जाना चाहता है। इंडिया आएगा तो जरूर, लेकिन रहने के लिए नहीं, विजिट के लिए। तो रघुनाथ उस पर व्यंग से मुस्कुराए थे। कितना जानती हो संजय को? बाप यहाँ, माँ यहाँ, भाई यहाँ, बहन यहाँ, और तो और बीवी यहाँ। कितना जानती हो संजय को? उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ मुस्कुराए थे कि उसने बाप की दीनता और दरिद्रता देखी है। उन्हें दुखी और परेशान देखकर कभी कभी बोलता था कि चिंता न करें, इतना कमाऊंगा, इतना कमाऊंगा कि घर में रखने की जगह नहीं रहेगी। लेकिन कमाने के इस रहस्य को वे न समझ पाए, न से न समझ पाए। आज उन्हें लग रहा था कि उसने सोनल से शादी सोनल के लिए नहीं, अमेरिका के लिए की थी। रघुनाथ, जो जिंदगी तुम्हें जीनी थी वह जी चुके, अब अपनी फजीहत कराने के लिए जी रहे हो। यह कोई कह नहीं रहा था, लेकिन उनके कान सुन रहे थे और यह मूक स्वर उनके दिल तक पहुंच रहा था। वे भोजन के बाद घर के पिछवाड़े अपनी ढाबे में नहीं गए, उस शाम ड्राइंग रूम में बैठे रह गए। नींद आई ही नहीं। तरह तरह की आशंकाएं आ जा रही थीं, जिनमें सबसे प्रबल यह कि कहीं यह लड़की आवेश में कुछ कर करा न ले। यह कहने की जरूरत नहीं, और इसमें भी दो राय नहीं कि इस समाचार से उन्हें एक तरह से खल सुख मिला था कि उससे विवाह करने के पहले तुमने मुझसे पूछा था। तुम्हारे बाप ने तो बात तक करने की जरूरत नहीं महसूस की थी, यहाँ तक कि निमंत्रण भी औपचारिकता के नाते दिया था। अब भुगतो, जो किया है उसी का दंड मिला है। यह अब रो क्यों रही हो? मैं या दूसरा कोई क्या करेगा इसमें?
लेकिन यह खल सुख थोड़ी देर के लिए था। ऐसा सोचना और अमानवीयता होती उस हालात में तो और भी, जब उसने अपने व्यवहार से उनका दिल जीत लिया था। ऐसा ख्याल ही अपने आप में नीचता था। ऐसे वक्त में उसे हमदर्दी और प्यार चाहिए। बिजली ड्राइंग रूम में जल रही थी और सोनल के कमरे में भी। रघुनाथ को जरा सी आहट मिलती तो दबे पांव जाते और उसके कमरे में झांक आते कि सब ठीक ठाक तो है। रात के 1:30-2 के करीब सोनल हंसते हुए ड्राइंग रूम में आई। पापा, आत्महत्या नहीं करूंगी, निश्चिंत रहिए, जाइए सो जाइए, मम्मी के कमरे में या अपने ढाबे में। रघुनाथ शर्मा गए। मैं इस डर से थोड़े बैठा हूं भाई, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सोनल का ध्यान ड्राइंग रूम में टंगे उस बड़े फोटो पर गया जो उसके विवाह का था, शायद रिसेप्शन के समय का। संजय सोनल 2 ऊंची मखमली फूलों से सजी कुर्सियों पर बैठे हैं और दोनों के सिर पर हाथ रखे सक्सेना साहब पीछे खड़े हैं। पापा, एक प्रार्थना है आपसे। यह बात घर में ही रहे, आप मम्मी और सरला दीदी के बीच। मेरे पापा को न मालूम हो। क्यों? वे बर्दाश्त न कर पाएंगे। 2 बार अटैक हो चुका है उन्हें। रघुनाथ कुछ कहना चाहते थे लेकिन चुप रह गए। वे सोनल को बोलने देना चाहते थे कि उसके मन में जो कुछ है उड़ेल कर हल्की हो जाए। यही अच्छा है कि वे सिर्फ सुने। पापा, मैं चाहूं तो उसे कोर्ट में घसीट सकती हूँ, जलील कर सकती हूँ। मैं भाग कर नहीं आई हूँ, उसे छोड़कर भी नहीं आई हूँ उसकी रजामंदी से। मैं ही नहीं, वह भी चाहता था कि मैं हाउसवाइफ न रहूं, नौकरी करूं, और वह भी अपने देश में। और यहाँ आने के बाद भी तुम मीठी मीठी बातें करते रहे। एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारे मन में क्या है। ऐसा भी नहीं कि मुझे बुलाया हो और मैंने आने से इनकार कर दिया हो। हद है। सोनल क्रोध से बिफर उठी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? अरे, तुमने डाइवोर्स के लिए पूछा होता, हाँ कर देती मैं। तुम नहीं देते कहते तो मैं ही दे देती। पूछा तक नहीं, इशारा तक नहीं किया। बगैर डाइवोर्स के शादी कर रहे हो, अपमानित करके मुझे, बिना किसी गलती के, बिना किसी कसूर के। और बेशर्मी यह कि पूछने पर मुस्कुराते हुए बताते हो कि हाँ भाई कर ली, करनी पड़ी। मूर्ख समझते हो मुझे, जैसे मैं तुम्हें जानती ही न हूं, जैसे तुम्हारी हरकतों से अनजान रही हूं। मैं तो बच्चों तुम्हारी खटिया खड़ी कर देती, लेकिन क्या बताऊं, लोग यही समझेंगे कि मैं यह सब गुजारा भत्ता के लिए कर रही हूं, जबकि मैं थूकती हूं तुम्हारी कमाई पर। क्या समय हो रहा है पापा? 4, 4:30। रुकिए, आपको चाय पिला रही हूं। वह उठी और किचन में चली गई। ठंड ज्यादा थी। रघुनाथ पाव समेटे रजाई में लिपटे सोफे पर पड़े थे। उन्हें यह तो अच्छा लग रहा था कि सोनल का मूड बदल गया हो, लेकिन यह अच्छा नहीं लग रहा था कि वह उनसे ऐसे बात करे जैसे वही संजय हो। गलती उनके बेटे ने की थी, लेकिन अपराध बोध से ग्रस्त थे वे। वह भीतर से डरे और सहमे हुए भी थे। वे कहते किसी से नहीं थे, लेकिन गांव उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया था। बेटों को गांव गए कई साल हो गए थे। उनकी कोई दिलचस्पी ही नहीं रह गई थी गांव में। घराने के लोग सनेही को ठीक से काम नहीं करने दे रहे थे। तारीख पहले बुक करने के बावजूद जसवंत उनके खेत तब जोतता था जब सबके जूझ जाते, और यही हाल सिंचाई का था। सनही के खड़े होने और रोकने के बावजूद उसकी नाली बंद कर पानी पहले अपने खेतों में ले जाते थे लोग। उसकी खेती हर बार पिछड़ रही थी। बाहरी आदमी लोगों से झगड़ा मोल लेकर एक दिन भी टिकना मुश्किल था। रघुनाथ खुद कहते थे, हर बार गम खा जाओ, सह लो, मगर झंझट न करना। दयादों की नज़र उनके खेतों पर आ लगी थी। यह बात उनसे छिपी नहीं थी। गांव जाने पर उनका सम्मान कभी करते थे, लेकिन यह सम्मान उन्हें काफी रहस्यपूर्ण लगता था। नरेश अपने घर के आगे उनकी जमीन में खूंटा गाड़ कर भैंस बांधना फिर शुरू कर दिया था। रघुनाथ देखकर भी अनदेखा करके चल देते थे। कौन रोज रोज का किचकिच करे। इस बार तो सनेही ने जो सूचना दी उससे वे और भी हदस गए। एक दिन उनके गांव जाने के 3 दिन पहले की बात है यह। मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए थे उनके दरवाजे, पैंट शर्ट में। वे उतरे और बरामदे में पड़ी खटिया पर लेट गए। सनेही को बुलवाया, पूछा कि मास्टर रघुनाथ का यही घर है। फिर पूछा वे कब कब आते हैं, कितने दिन रहते हैं, कब जाते हैं, शहर में कहाँ रहते हैं, तरह तरह के प्रश्न। जाते जाते यह भी कहा कि उनका दिमाग तो ठिकाने है। सनेही ने बताया कि वे अच्छे लड़के नहीं थे। इससे पहले उन्हें कभी देखा नहीं था,
जो चुप था और लेटा था, उसके शर्ट के नीचे पिस्तौल या रिवॉल्वर जैसी चीज थी। सनेही की रिपोर्ट का असर यह हुआ कि उन्होंने छुटपुटा होते ही घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। वे कारण समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन नहीं समझ सके। शीला की तरह रघुनाथ का भी अजब हाल था। वे यहाँ रहते तो गांव के लिए चिंतित रहते, वहीं की बातें करते और लौटने का बहाना ढूंढते रहते। लेकिन अब की जैसे संकेत मिले थे, उससे वहां के बारे में सोचने से भी डरने लगे थे। अब की आते वक्त ही उन्होंने तय कर लिया था कि बहुत जरूरी हुआ तो बात दूसरी है, वरना अपने अशोक विहार का ढाबा ही बहुत है। वह बना रहे, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। मगर यहाँ यहाँ संजय ने उनके लिए एक दूसरी समस्या खड़ी कर दी थी। अब वे पूरी तरह से सोनल की मर्जी पर थे। वह चाहे तो रहने दे, चाहे तो निकाल बाहर करे। भाई, आप तभी तक मेरे ससुर थे जब तक आपका बेटा मेरा पति था। जब वह पति नहीं तो आप ससुर कैसे, किस बात के? यह कोई सराय या धर्मशाला है कि पड़े पड़े रोटी तोड़ रहे हैं मुफ्त की? चलिए यहाँ से, अपना रास्ता नापिए। उन्हें भल मनसाहत यही लग रही थी कि वह कुछ कहे, इससे पहले वही कहें कि बेटी बहुत हो गया, अब आज्ञा दो। यह वह समझते थे कि यह कहने का लाभ उन्हीं को मिलेगा। हो सकता है वह पिघल जाए और मना कर दे। सोनल चाय लेकर आ गई, 2 बड़े मग। एक मग उनके आगे रखते हुए बोली, पापा, आपने ऐसा बेटा क्यों पैदा किया जो वह नहीं देखता जो उसके पास है, हमेशा उधर ही देखता है जो दूसरों के पास है। लार टपकाते हुए, पता है उसने आरती गुर्जर से क्यों शादी की? रघुनाथ ने चाय सुड़की। वे किसी और सोच में डूबे थे। इसलिए कि वह इकलौती संतान है, करोड़पति एनआरआई व्यवसायी की, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी आरती इंटरप्राइजेज के मालिक की। बेटा, हम यह सब नहीं सुनना चाहते। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अपने पापा को बुला लो और अब मेरी छुट्टी करो। क्या क्या कहा आपने? जरा फिर तो सुनो। सोनल की आवाज सहसा ऊंची हो गई। रघुनाथ बिना उसकी ओर देखे चाय सुड़कते रहे। सोनल ने उनके हाथ से मग छीन लिया। जी नहीं, कान पकड़िए और कहिए कि ऐसी बात फिर कभी नहीं करूंगा। रघुनाथ ने कातर और निरी आंखों से उनसे देखा। वह रोती हुई रघुनाथ की गोद में लुढ़क गई। पापा, संजय ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, आप तो मुझे न छोड़िए। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास रेहन पर रघु के 3रे खंड के 8वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर।